गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक चल रहा है, उसमें अपन कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था के लिए बात करें, डी ब्लॉक तत्व क्या आते हैं? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। डी ब्लॉक तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं कौन? डी ब्लॉक तत्व। किसके कारण? इनके N-1D तथा NS में ऊर्जा अंतराल कम होने के कारण, ऊर्जा अंतराल कम होने के कारण क्या परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं? किनके बीच में? N-1D तथा NS के बीच में ऊर्जा अंतराल कम होने के कारण ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अगर बात की जाए इनमें उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था N+2 कितनी? किसको? एक्सेप्ट किसको छोड़कर? क्रोमियम को छोड़कर। किसको? क्रोमियम। एक्सेप्ट क्रोमियम को छोड़कर बाकी N+2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। N+2 का मतलब, यहां N का मतलब क्या है? डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होगी? N+2 अधिकतम ऑक्सीजन संख्या के बराबर होगी, क्रोमियम को छोड़कर। क्योंकि बेटा क्रोमियम के लिए क्या लिखते हैं? 4s1 लिखते हैं, तो अपन उसके लिए बात नहीं करेंगे। न्यूनतम ऑक्सीजन अवस्था बात करें, न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी होगी? न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था कॉपर के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। क्या? कॉपर+1। किसके द्वारा? कॉपर+1। कॉपर के द्वारा न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की जाती है। ऑक्सीकरण अवस्था के लिए बात करें, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे, तो पहले ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी और फिर घट जाएगी। बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर पहले ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है तथा फिर घटती है। पहले तो बढ़ती है और फिर क्या हो जाती है? घटने लग जाती है। अपन बात करें अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था ऑस्मियम तथा Ru के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। जबकि 3D सीरीज में, किसमें? 3D श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? 7 है। किसकी आएगी? Ru व ऑस्मियम की अपन देखें तो कितनी आएगी? +8 होती है इनमें। जबकि 3D श्रेणी में ये कितनी होती है? +7 होती है। किसकी होती है बेटा जी? Mn की होती है। किसकी? Mn+7 मैक्सिमम होती है। किसमें? 3D सीरीज में। और टोटल में देखी जाए 3D में, पूरी डी ब्लॉक में, तो ऑस्मियम और Ru की होती है कितनी? +8 होती है। कितनी होती है? +8। नेक्स्ट बात करें अपन, इनकी कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था होती हैं उनके बारे में बात करें।
अपन बात करें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेकोनी, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम के द्वारा +3 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित की जाती है, ये परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित नहीं करते। जिंक के लिए बात की जाए, जिंक +2 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है, ये भी परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। क्लोरीन कॉपर के लिए बात की जाए, ये मिनिमम ऑक्सीजन अवस्था +1 के प्रदर्शित करता है और किसी के द्वारा +1 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित नहीं की जाती। अगर +2 देखें, +2 किसमें स्टेबल होती है +2 ऑक्सीजन अवस्था? +2 ऑक्सीजन अवस्था अपन देखें तो Mn, कहां से? Mn के बाद में सभी में +2 ऑक्सीजन अवस्था क्या हो जाती है? स्टेबल हो जाती है। अगर +3 ऑक्सीजन अवस्था की बात करें, यहां तो होती नहीं है, किसमें? जिंक में बात करें तो +3 ऑक्सीजन अवस्था की बात नहीं करेंगे। और सेम टू सेम यही बात किसके लिए नहीं करेंगे अपन? कॉपर के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि कॉपर में 2 ही ऑक्सीजन अवस्थाएं होती हैं, एक तो +1 और दूसरी +2। कॉपर ही एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या +1 रिप्रेजेंट करता है, किसमें? 3D सीरीज में। यहां अपन बात करें किसमें Fe में अपन देखते हैं Fe+3 होता है, Fe+3 स्टेबल होता है। और दूसरी बात करें अपन किसमें? कोबाल्ट में, किसमें? कोबाल्ट में, क्रोमियम में, कोबाल्ट में एंड क्रोमियम, कोबाल्ट एंड क्रोमियम। क्रोमियम का बनता है Cr, याद रखने के लिए Cr2O3। ये ग्रीन कलर का होता है बेटा, कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। कैसा? ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। अगर +4 ऑक्सीजन अवस्था की बात की जाए तो +4 मुख्यतः किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? +4 मुख्यतः टाइटेनियम, क्योंकि इसके बाहर सारे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। अगर +5 बात की जाए तो किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है? मुख्यतः वेनेडियम के द्वारा। और +6 बात की जाए तो किसके द्वारा की जाती है? क्रोमियम के द्वारा। और +7 बात की जाए तो किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? Mn के द्वारा। ये इनकी मुख्य स्टेबल ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, ये इनकी मुख्य स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कॉपर तथा Au की जलीय विलयन में विषमानुपातीय अभिक्रियाएं प्रदर्शित होती हैं। कौन सी? विषमानुपातीय अभिक्रियाएं प्रदर्शित होती हैं। किसकी? कॉपर एंड Au की विषमानुपातीकरण अभिक्रियाएं होती हैं। कॉपर +1 है, ये किसमें परिवर्तित हो जाता है? Cu+2 Cu में। यहां मोर स्टेबल ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी, जलयोजन ऊर्जा के कारण अत्यधिक स्टेबल होती है, अत्यधिक स्थायी होती है। नेक्स्ट बात करें अपन ऐसे ही Au के लिए बात करें। किसके लिए? Au के लिए। Au है एक्वस Au, एक्वस अवस्था में। किसमें? एक्वस अवस्था में बात कर रहे हैं अपन। ये भी किसमें हो रही है? एक्वस अवस्था में बात हो रही है। Au किसमें चेंज हो जाएगा? Au+3 Au में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? एक्वस कंडीशन में। किसमें? एक्वस कंडीशन में Au+3 ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसका क्या? हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अगर अपन बात करें किसकी? Mn की। Mn का डी जो होता है, Mn किसके कारण स्टेबल होता है? Mn+2। Mn+2 की स्टेबिलिटी किसके कारण होती है? अर्धपूरित विन्यास के कारण। किसके कारण? Mn+2 ज्यादा स्टेबल होता है, किसके कारण? अर्धपूरित विन्यास के कारण। जबकि अपन बात करें Fe+3 भी अर्धपूरित विन्यास के कारण ज्यादा स्टेबल होता है। किसके कारण? अर्धपूरित विन्यास के कारण ज्यादा स्टेबल होता है। कौन? Fe+3। Fe+3 के बाद क्या है?
अर्धपूरित विन्यास के कारण यहां भी क्या आएगा बेटा D5 और यहां भी क्या आएगा D5। अपन बात करें किसकी, क्रोमियम +3 संकुलों में अत्यधिक स्थायी होती है। किसमें, संकुल में अत्यधिक स्थायी होती है। किसके कारण, कि संकुल में क्या होता है, डी कक्षकों में विपाटन हो जाता है, डी कक्षकों में विपाटन हो जाता है। T2G एंड Eg, T2G एंड Eg, तो ये क्रोमियम +3 में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो T2G यहां पर क्या होता है, फुल भरा हुआ होता है। तो यहां भी अपन कहेंगे अर्धपूरित विन्यास के कारण क्या, ये स्टेबल होता है। निकल +2 की बात करें, किसकी, निकल +2 की बात करें, तो निकल +2 में, निकल +2 की बात करें, निकल +2 मोर स्टेबल ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी। किसके कारण, ये भी किसके कारण, तो ये पॉइंट हो गए हैं अपने, इन पॉइंटों को नोट कर लें कि कौन सा किसके कारण ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये अपने पॉइंटों में बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पीटी एंड पीडी। पीटी एंड पीडी के लिए बात करें, नोट कर लिया होगा आपने, Pt +2 से ज्यादा स्टेबल कौन है, Pt +4। ऐसे ही Pd +2 से ज्यादा स्टेबल कौन है, Pd +4 ज्यादा स्टेबल है। Pt एंड Pd की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज्यादा स्टेबल होती है, किनकी तुलना में, Pt +2 एंड Pd +2 की तुलना में। नेक्स्ट बात करें, देखो P ब्लॉक तत्वों में, किसमें, P ब्लॉक तत्वों में, नोट लगा लेना, P ब्लॉक तत्वों में, P ब्लॉक तत्वों में अपर या सॉरी लोअर न्यून ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। पी ब्लॉक तत्वों में न्यून ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। कौन सी, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, किसके कारण, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। जैसे अपन बात करें Pb+ एंड Pb+2 एंड Pb+4 में से ज्यादा स्टेबल कौन है बेटा, Pb+2। ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर अपन क्या, अपन पढ़ चुके हैं ये चीजें कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं पी ब्लॉक में, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, जबकि अपर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। किसके कारण, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। तो Pb+2 ज्यादा स्टेबल है किससे, Pb+4 से, एंड Tl+1 ज्यादा स्टेबल है किससे, Tl+3 से। बिस्मिथ +3 ज्यादा स्टेबल है किससे, बिस्मिथ +5 से। यह स्टेबिलिटी का अपना ऑर्डर आ जाएगा। क्या, Pb+2 ज्यादा स्टेबल है किससे, Pb+4 से। Tl+1 ज्यादा स्टेबल है Tl+3 से। बिस्मिथ +3 ज्यादा स्टेबल है किससे, बिस्मिथ +5 से। किससे, बिस्मिथ +5 से। जबकि यही बात अपन किस में करें, यही बात अपन डी ब्लॉक तत्वों में करें। किस में करें, डी ब्लॉक तत्वों में करें। डी ब्लॉक तत्वों में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है।
उच्च ऑक्सीजन अवस्था का स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है। डी ब्लॉक तत्वों में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर उच्च ऑक्सीजन अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। देखते हैं, जैसे अपन बात करें CrO3 या मोलिब्डेनम ऑक्साइड या टंगस्टन ऑक्साइड, इनमें बात करें तो टॉप टू बॉटम जाते हैं, स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रति बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ती है। ऑक्सीजन के प्रति बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन के साथ ही ये अपनी अपर ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये, फिर ये। नेक्स्ट एक पॉइंट और लिखें, डी ब्लॉक तत्व अपनी उच्च ऑक्सीजन अवस्था फ्लोरीन तथा ऑक्सीजन के साथ प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनकी अधिकीयन तथा छोटा आकार होता है। ईएन अधिक होती है और आकार कैसा होता है, छोटा होता है। इसलिए ये उच्च ऑक्सीजन अवस्था किसके साथ प्रदर्शित करते हैं, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ प्रदर्शित करते हैं। अगर इन दोनों में भी बात की जाए, उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था, उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था किसके साथ प्रदर्शित की जाती है, उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था ऑक्सीजन के साथ प्रदर्शित की जाती है। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ प्रदर्शित की जाती है उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था ऑक्सीजन के साथ। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। क्या बनाने की होती है, बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। किसकी, ऑक्सीजन की बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए ऑक्सीजन के साथ ये उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करेंगे। जैसे अपन बात करें MnO4 -1, MnO4 -1 में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है Mn की, किसके साथ है बेटा जी, ये ऑक्सीजन के साथ है। किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है। नेक्स्ट अपन बात करें नेक्स्ट इनमें बात करें अपन कि जैसे Mn2O7 है, Mn2O7 है, फ्लोरीन के साथ अगर बात करें, फ्लोरीन के साथ Mn है, वो क्या +4 रिप्रेजेंट करता है। फ्लोरीन के साथ हायर Mn प्लस, फ्लोरीन के साथ मैक्सिमम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित की जाती है। जैसे आपको कोई पूछे MnF4 बनता है क्या, बिल्कुल बनता है। Mn+5 बनता है क्या, बिल्कुल नहीं बनता। Mn+7 बनता है, 6 बनता है, नहीं बनता। Mn7 बनता है, बिल्कुल नहीं बनता। इनका फॉर्मेशन नहीं होता। जबकि अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ ले लिया जाए तो ये स्टेबल हो जाता है। कौन सा, MnO3F, क्या MnO3F
ये स्टेबल होता है, इसके स्ट्रक्चर में Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड फ्लोरीन। तो ये अपने उस फ्लोरीन इस एक कंपाउंड में क्या फ्लोरीन के साथ, पर फ्लोरीन से ज्यादा इसमें कौन है, ऑक्सीजन उपस्थित है। कौन उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित है। नेक्स्ट बात करें अपन थ्री सीरीज के हैलाइड में बात करें, थ्री सीरीज में ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें हैलाइड्स के साथ, तो अपन बात करें कॉपर Cu I एंड अपन बात करें CuF CuCl CuBr एंड CuI। कॉपर के लिए बात करते हैं, किसके लिए, कॉपर के लिए बात करें कि कॉपर के जो ये हैलाइड हैं कौन से, कॉपर फ्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड है, कॉपर ब्रोमाइड है, कॉपर आयोडाइड है। इनमें बात करें स्टेबिलिटी देखें, ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। क्यों बेटा जी, क्योंकि यहां कॉपर किस में है, +1 में, और फ्लोराइड जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, फ्लोराइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन, फ्लोराइड। इसलिए ये कॉपर को किस में चेंज कर देगा, कॉपर को +2 में चेंज कर देगा, जल्दी से कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। इसलिए CuF का स्टेबिलिटी नहीं होती। अगर सेकंड बात करें अपन CuF2 CuCl2 CuBr2 एंड CuI2, यहां पर ये क्या है, ये अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल क्यों है बेटा जी, क्योंकि यहां कॉपर किस में है, कॉपर +2 में है और आयोडीन है। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका रिडक्शन कर देगा, ये स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। कभी भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट एक साथ नहीं रहते। नेक्स्ट बात करें, इसी तरीके से अपन देखें Fe के लिए, देखें किसके लिए, Fe के लिए देखें, कॉपर I2 है, वो टूट जाएगा वापस किसमें, ये किसमें टूट जाएगा वापस, ये वापस ब्रेक हो जाएगा किसमें, Cui प्लस हाफ I2 में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट बात करें अपन नेक्स्ट बात की जाए किसके लिए, Fe के लिए। Fe में दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 एंड Fe+3 है। बेटा +2 के लिए देखें Fe F2 FeCl2 FeBr2 एंड FeI2। ऐसे ही इसमें भी ये कैसा होगा, ये अनस्टेबल होगा। कैसा होगा, अनस्टेबल होता है। कौन, F2 कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। किस लिए, क्योंकि जो फ्लोरीन है, वही बात यहां पर, फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या कर देगा, Fe का ऑक्सीडेशन कर देगा, किसमें चेंज कर देगा, Fe+3 में चेंज कर देता है Fe को, इसलिए स्टेबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट बात करें अपन Fe F3 FeCl3 FeBr3 एंड FeI3। आपको पूछे FeCl2 एंड FeCl3 में से ज्यादा स्टेबल कौन है, FeCl3 ज्यादा स्टेबल है किसकी तुलना में, FeCl2 के कंपेयर में। ये अनस्टेबल होगा, कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। कौन, FeI3 अनस्टेबल क्यों है, रीजन वही है कॉपर वाला, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कौन, FeI2। इस हिसाब से अपन ने देखा कि इनका फॉर्मेशन नहीं होता, किनका, इन दो कंपाउंड्स के लिए बात कर चुके हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी किसी भी
ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व निम्न ऊर्जा पर निर्भर करता है। निम्न ऊर्जा पर निर्भर करता है। किस किस ऊर्जा पर निर्भर करता है अपन बात करते हैं। पहला है डेल्टा एच एटमाइजेशन। एटमाइजेशन मतलब कि एटम में चेंज करना, एटम में चेंज करना। सेकंड जो एनर्जी है वो है अपने पास आईपी, एंड थर्ड एनर्जी है हाइड्रेशन एनर्जी। इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, इसकी कम होनी चाहिए, इसकी कम। किसी भी चीज के लिए बेटा एंडोथर्मिक प्रोसेस होना चाहिए ज्यादा, सॉरी कम, एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस होना चाहिए ज्यादा, तभी किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी हो पाएगी, वरना उसकी स्टेबिलिटी नहीं हो पाती। तो ये अपने पास क्या था, स्टेबिलिटी के अपन बात कर रहे थे, किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए बात कर रहे थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि डी ब्लॉक तत्व जो मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं बेटा जी। क्यों मिश्र धातुओं का निर्माण वो करते हैं जिनका साइज ऑलमोस्ट सेम हो, जिनका साइज ऑलमोस्ट सेम हो, क्योंकि इनके आकार लगभग समान होते हैं। क्योंकि इनके आकार क्या होते हैं, लगभग समान होते हैं। इनके आकार में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। इनके आकार कैसे होते हैं, समान होते हैं, इसलिए मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। जैसे अपन बात करें बेल मेटल, क्या बेल मेटल, बेल मेटल में कौन होता है बेटा, कॉपर एंड एसएन होता है। कॉपर एंड एसएन, इनके क्या होने चाहिए, साइज ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए। रोल्ड गोल्ड की बात करें, इसमें कौन होता है अपने पास, वही कॉपर होता है, कॉपर का ही होता है, एंड एल्युमिनियम, Cu प्लस Al, कॉपर एंड एल्युमिनियम। नेक्स्ट बात करें अपन, जैसे अपने पास हो गया ब्रॉन्ज मेटल हो गई। ब्रॉन्ज मेटल में कौन आएगा, वही कॉपर। ब्रॉन्ज मेटल में कौन आएगा, कॉपर एंड एसन ही आएगा। इसमें भी कॉपर, बस परसेंटेज अलग अलग होती है। और इनमें गन मेटल की बात करें, गन मेटल में कौन होना है, कॉपर, एसन एंड जिंक होता है। क्या होता है, कॉपर, एसन एंड जिंक होता है। अगर नाइक्रोम की बात करें, नाइक्रोम में निकल, Fe एंड क्रोमियम, नाइक्रोम, निकल, Fe एंड क्रोमियम। तो ये मिश्र धातुएं हैं। मिश्र धातुएं क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, इनके हार्ड होती हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं मिश्र धातुओं के। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनकी उत्प्रेरकी गुणधर्म। क्या, उत्प्रेरकी गुणधर्म। उत्प्रेरकी गुणधर्म, उत्प्रेरकी गुणधर्म के लिए बात करें, उत्प्रेरकी गुणधर्म है कौन प्रदर्शित करता है। नॉर्मली डी ब्लॉक तत्व अपन पढ़ते हैं कि डी ब्लॉक तत्व एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। किसकी तरह, एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। इसमें बात करें पहला, उत्प्रेरक के लिए निम्न गुणधर्म होने चाहिए। निम्न गुणधर्म होने चाहिए किसके लिए, उत्प्रेरक के लिए। पहली,
परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। दूसरी बात करें, संकुल निर्माण की प्रवृत्ति होनी चाहिए, संकुल निर्माण की प्रवृत्ति, क्या संकुल निर्माण की प्रवृत्ति होनी चाहिए। पहला होना चाहिए परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, दूसरी संकुल निर्माण की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तीसरी अगर अपन बात करें, सतह पर मुक्त संयोजकता की प्रवृत्ति, सतह पर मुक्त संयोजकता की प्रवृत्ति होनी चाहिए। क्या सतह पर मुक्त संयोजकता की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये तीनों चीजें जिसमें उपस्थित होंगी वो क्या करेगा, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। कुछ ऐसे अपन पढ़ चुके हैं, जैसे एल्केन तथा एल्काइनों का अपन क्या करें, एल्केन तथा एल्काइनों का अपन अपचयन करते हैं किसके द्वारा, पीटी के द्वारा। एल्कीन तथा एल्काइंस, एल्कीन या एल्काइन लें, इनका क्या करें, अपचयन कर दें। पीटी के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, PTH2 लेते हैं तो क्या बन जाती हैं, एल्केन बन जाती है। क्या बन जाती हैं, एल्केन। एल्केन का निर्माण होता है, किसका, एल्केन का निर्माण होता है। ऐसे अपन वनस्पति तेल से क्या बनाते हैं, निकिल H2 घी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, घी बनाते हैं वनस्पति तेल से। इसको हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। क्या, हाइड्रोजनीकरण। निकल H2 लेते हैं, इसे बोला जाता है हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। क्या निकलती है, वनस्पति तेल में क्या होते हैं बेटा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन होते हैं, जबकि घी में क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहां पर अपन किसका यूज कर रहे हैं, निकल का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, निकल का यूज कर रहे हैं। ऐसे नेक्स्ट अपन देखें, अपन ने बात की थी SO2 से अपन ने क्या बनाया था, SO3 का निर्माण किया था। इसमें किस उत्प्रेरक का काम लिया था, उसमें V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये अपन ने कहा आई थी, ये अपने पास संपर्क विधि, किसको कहा था, संपर्क विधि। किसको बनाने की थी, संपर्क विधि अपने देखा था, याद हो तो आपको, अपने H2SO4 को बनाने की विधि थी क्या, संपर्क विधि। उसमें किसका यूज लिया था अपने, V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। नेक्स्ट बात करूं, जैसे मैं अपन ने डेकन प्रोसेस पढ़ा था, डेकन प्रक्रम। डेकन प्रक्रम में अपन ने देखा था कि HCl2 बनाया था, किससे, HCl से। इसकी रिएक्शन O2 से कराई थी, किसकी प्रेजेंस में, CuCl2। तो क्या बन गया था अपने पास, Cl2 प्लस H2O का निर्माण हो गया था। यहां क्लोरीन गैस बनाने की विधि थी कौन सी, डेकन प्रोसेस। कौन सी, डेकन प्रोसेस, डेकन विधि बनाने की थी। तो ये अपने इसके पास इसके मेन गुण धर्म आ गए। अगर अपन कुछ बात करें कृष्णों की, जैसे इसके अणुचुंबकीय गुणों की, तो इसको करने के तरीके, अणुचुंबकीय गुण धर्म जल्दी से ज्ञात करने के लिए अपन ने पिछली क्लास में बात की थी। निम्न क्वेश्चन की फॉर्म में करें, निम्न दिए गए आयनों में चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो। निम्न दिए गए आयनों में चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो। जैसे अपन लेते हैं बेटा Mn+2 Cr+3 Mn+4 Zn+2
Fe+3 Vanadium+2 Titanium+2 Cobalt+2 Nickel+2 Mn+2 Chromium+3 Mn+4 Zinc+2 Fe+3 Vanadium+2 Titanium+2 Cobalt+2 एंड Nickel+2। इनके लिए बात करें, Mn के लिए बात करें, बेटा जी जब भी अपने को इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, मैं पहले आपको बता चुका हूं, जब भी अपने को इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं तो अपने को आउटर मोस्ट शेल सॉरी अपने को आउटर मोस्ट शेल से, किसे, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। किससे रिमूव करने हैं? आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। अब Mn के लिए अपन ने देखा, Mn के लिए बात की अपन ने, Mn के इलेक्ट्रॉन कहाँ अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 3s2 3p 6 3d 5 एंड 4s2 होता है। क्या होता है? 4s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p6 एंड 3d5 एंड 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसमें बात करें अपन, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन से जाएंगे? 4s वाले जाएंगे। क्यों? क्योंकि 3d वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। 3d वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, तो अपन कौन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे? यही करेंगे। तो d में बात करें तो d में कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं? 5 1 2 3 4 एंड 5। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। अपने आपको याद हो एक फॉर्मूला यूज किया था μm n+2, या n क्या थी? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी। जितने अपने पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही नियर बाई आ जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा μm अपने पास कितना? 5 पॉइंट समथिंग। कितना आ जाएगा? 5 पॉइंट समथिंग। तो जल्दी से करने का तरीका यही है कि यहाँ पर अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो आप जल्दी से, जैसे 1 आया तो 1 पॉइंट समथिंग, 2 आया 2 पॉइंट समथिंग, 3 आया 3 पॉइंट समथिंग, 4 आया 4 पॉइंट समथिंग, अपन ये बात करेंगे। नेक्स्ट अपन अगर बात देखें इसके लिए Chromium+3 के लिए, Chromium+3 के लिए देखें, क्रोमियम के लिए लिख देखते हैं 3s2 3p6 एंड 3d 5 4s1 होता है। 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं तो एक ये गया एंड 2 ये गए, तो क्या बन गया? 3d3 बन गया। क्या बन गया? 3d3। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन है अपने पास। 3 इलेक्ट्रॉन है तो अपने μm की वैल्यू कितनी आएगी? 3 पॉइंट समथिंग आएगी। क्या आएगी? 3 पॉइंट समथिंग। Mn+4 के लिए बात करें, Mn+4 के लिए बात करें तो अपन लिखते हैं 3d5 4s2 लिखते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने तो 2 ये गए एंड 2 ये गए, तो क्या बच गया यहाँ पर? 3d3। 3d3 का मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 हो गए। कितने हो गए अनपेड इलेक्ट्रॉन? 3 हो गए। ऐसे मैं जिंक के लिए बात करूं, जिंक के लिए क्या लिखते हो? 3d10 4s2, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे 3d10। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 0 आ जाएंगे। Fe+3 के लिए बात करें, किसके लिए? Fe+3 के लिए। Fe+3 में देखते हैं 3d6 होता है 4s2 होता है। अपने को कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं? 3। तो 2 तो बेटा ये जाएंगे और एक इसमें से जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा? 3d5 बच जाएगा। 3d5 का मतलब 1 2 3 4 5, तो अनपेड μm की वैल्यू आ जाएगी 5 पॉइंट समथिंग। कितनी? 5 पॉइंट समथिंग। वेनेडियम के लिए बात करते हैं, किसके लिए? वेनेडियम के लिए बात करें तो 3d3 4s2, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं 2, तो अपने पास 3d3 1 2 3, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए अपने पास। कितने? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। टाइटेनियम बात करें 3d2 एंड 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो डी में कितने बच जाएंगे? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन 2, तो यहाँ का आंसर कितना आएगा? μm 3 पॉइंट समथिंग। μm की वैल्यू आएगी 2 पॉइंट समथिंग। ऐसे कोबाल्ट D7 4s2 रिमूव 2 करने हैं, 7 आए 1 2 3 4 5 6 एंड 7,
तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हुए 3, तो म्यू एम की वैल्यू आ गई 3 पॉइंट समथिंग। निकल के लिए बात करूं 3d8 4s2, रिमूव करने दो तो अपने पास ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखने हैं अपने को, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 2, तो म्यू एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 पॉइंट समथिंग, कितनी आ जाएगी 2 पॉइंट समथिंग। तो अपन ने देखा कि अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट करके अपन जल्दी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपने कंपाउंड्स हैं, 2 कंपाउंड का सिलेबस में KMnO4 एंड K2Cr2 उनके फॉर्मेशन मेथड पढ़ेंगे, उनके केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, और उसके बाद में अपन F ब्लॉक के लिए बातें करेंगे। किसके लिए? F ब्लॉक के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।